रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आज के दिन की कहानी शुरू करूं लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बताऊं कि हमारे बीच में एक सिंगर ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने एक समय पर एक गाना गाया था और एक समय पर ये आवाज़ के जादूगर कहलाते थे। उनका नाम है कैलाश खेर। कैलाश खेर ने एक गाना गाया था, आप सभी लोगों को याद होगा कि इश्क जुनूं जब हद से बढ़ जाए, आशिक जो है वो हंसते हंसते सूली चढ़ जाए। और इस गाने को हम सब ने सुना होगा, आपने सुना होगा, हमने सुना होगा। उस समय का काफ़ी ज़्यादा फेमस और काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय ये गाना हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने इस गाने को इतना ज़्यादा कैजुअली ले लिया कि देश और दुनिया के अंदर जहाँ कहीं जो चीज़ें भी हो रही हैं वो इसी गाने की 2 लाइनों के बीच में वो पूरी की पूरी कहानी समा जा रही है। और दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी के अंदर भी शायद इसी गाने के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमते हुए आप लोग को दिखाई पड़े। तो कहानी की बात करें तो कहानी झारखंड की है। झारखंड में एक ज़िला लगता है पलामू ज़िला। इसी पलामू ज़िले के अंतर्गत एक हाईवे आता है NS-39। और ये जो NS-39 है ये आता है सतबरबा थाने के अंतर्गत। बात कर रहा हूँ मैं 5 मार्च साल 2023 की। 5 मार्च साल 2023 को इसी NS-39 पर एक डेड बॉडी मिलती है। अब चूंकि ये जो हाईवे था ये सतबरबा थाने के अंतर्गत आता था, इसलिए सतबरबा थाने में सूचना भिजवाई जाती है कि इस तरीके से NS-39 पर एक डेड बॉडी मिली है। अच्छा, फिर क्या था, पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंचने के बाद में डेड बॉडी को देखती है। शुरुआत में पुलिस को ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट से ही मौत हुई होगी, कोई व्यक्ति हाईवे से गुजर के जा रहा होगा, उसके बाद एक्सीडेंट हुआ होगा। लिहाजा पुलिस वाले उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेते हैं। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, साथ के साथ डेड बॉडी की तलाश करते हैं और जो क्राइम स्कैन था यानी जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था उस जगह को भी देखते हैं। पुलिस को लग रहा था कि यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है तो उसके परिवार वालों को सूचना देना भी ज़रूरी है। अगर डेड बॉडी की शिनाख्त हो जाती है तो उसके बाद में परिवार वाले आएंगे, डेड बॉडी को लेके जाएंगे। एक्सीडेंट का मामला है, उसके बाद में हमारा भी इस केस से पीछा छूटेगा। लेकिन दोस्तों, पुलिस वालों को जब बड़ी हैरानी होती है कि जब इस डेड बॉडी के पास से एक भी ऐसा डॉक्यूमेंट बरामद नहीं होता है जिससे कम से कम ये पहचान की जा सके कि आखिरकार ये मरने वाला व्यक्ति कौन है। क्योंकि पुलिस वालों का जहन जो था वो इस तरफ जाता है कि कोई व्यक्ति अगर अपने घर से आया होगा और वो कहीं जा रहा होगा तो उसकी जेब के अंदर, उसकी पॉकेट के अंदर उसका कोई तो डॉक्यूमेंट होगा। लेकिन ना तो यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट है ना कुछ है, लिहाजा पुलिस वालों को संदेह होता है। फिर पुलिस वाले सोचते हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्लियर ही हो जाएगा। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार ना करते हुए अब जो पुलिस वाले होते हैं वो उस पूरे क्राइम स्कैन को और पूरे एरिया को बहुत ही बारीकी से छानते हैं। अब जैसे ही बारीकी के साथ में छानबीन की जाती है तो पता ये चलता है कि थोड़ी ही दूर पर जाकर एक बाइक पड़ी हुई है और जो देखने से ऐसी लग रही थी कि जिस व्यक्ति का ये एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी डेड बॉडी मिली है, ये बाइक उसी व्यक्ति की है। अब पुलिस वालों को लगता है कि चलो ठीक है, अगर उस व्यक्ति की पहचान ना हो सकी, शिनाख्त ना हो सकी तो ये बाइक उसी की लग रही है और इसी से व्यक्ति आया होगा, फिर उसके बाद एक्सीडेंट हुआ होगा तो बाइक के थ्रू, बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति कौन है। लिहाजा फिर क्या था, पुलिस इस बाइक के थ्रू, इसके रजिस्ट्रेशन नंबर और इसकी सारी डिटेल्स के थ्रू ये जानने की कोशिश करती है कि ये व्यक्ति कौन है। तो पता ये चलता है कि ये जो व्यक्ति है इसका नाम अशोक कुमार है, यानी अशोक राम। इसकी उम्र लगभग 34 वर्ष के आसपास रही होगी। झारखंड का रहने वाला है, लातेहार ज़िला है, मनिका थाना के एक गांव का एक नागरिक है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस जो थी तुरंत मनिका थाना क्षेत्र की पुलिस से कांटेक्ट करती है। कांटेक्ट करने के बाद में बताती है कि इस तरीके से जो सतबरबा थाना है जो कि पलामू ज़िले के अंतर्गत आता है, वहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है। उसके पास में एक बाइक मिली है, बाइक का पता किया गया तो वो मनिका थाना क्षेत्र की आ रही है। लिहाजा मनिका थाना क्षेत्र की पुलिस जो थी इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करती है, उस गांव पहुंचती है, इस अशोक राम के घर पहुंचती है तो पता चलता है कि हाँ, वो अशोक राम ही है जो कि लापता है। अब जो पुलिस वाले थे जो मनिका थाना क्षेत्र के, वो अशोक राम के घर पे बताते हैं कि तुम्हारे घर का जो व्यक्ति अशोक राम था, उम्र लगभग 34 वर्ष के आसपास उसकी है, उसकी डेड बॉडी पलामी ज़िले के NS-39 हाईवे पर मिली है सतबरबा थाने के अंतर्गत और उसका एक्सीडेंट हो गया है। अब जैसे ही परिवार वाले ये बात सुनते हैं तो बड़ा अचरज में पड़ जाते हैं कि आखिरकार कोई व्यक्ति ऐसे कैसे मर सकता है, अभी तो घर से अच्छा भला गया था और अभी कैसे मर सकता है। और जिस जगह पर डेड बॉडी उसकी मिली है उस जगह पर तो जाने का उसका कोई मतलब भी नहीं है। बहरहाल जो पुलिस वाले होते हैं वो घर वालों से कहते हैं कि चलिए डेड बॉडी लेके आइए। उसके बाद में घर वाले पहुंचते हैं, डेड बॉडी को लेके आते हैं। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो घर वाले जब डेड बॉडी को लेके आए थे
तो बॉडी के ऊपर कुछ ऐसे मार्क्स वो लोग पाते हैं, चाहे कान के नीचे हो चाहे हाथ पे। यानी कान के नीचे एक चोट का निशान था, हाथ पर कुछ रगड़ के निशान दिखाई पड़ रहे थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आई नहीं है। अगर डेड बॉडी से कोई चिपट के रोना चाहता है तो ऐसे में ये सारी चीज़ें उसको दिखाई पड़ जाती हैं। अब जब ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं तो ये जो अशोक राम होता है, इसका जो भाई है, उसको कहीं ना कहीं डाउट होता है। उसको लगता है कि मेरे भाई का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि उसके भाई के साथ में कुछ ना कुछ ज़रूर कुछ गलत किया गया है। फिर क्या था दोस्तों, जो घर वाले होते हैं सीधा सीधा सतबरबा थाने पहुंचते हैं, जहां के हाईवे पर ये डेड बॉडी मिली थी। सतबरबा थाने में पहुंचने के बाद में घर वाले कहते हैं कि साहब, हमारे घर का ये जो व्यक्ति अशोक राम था, इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि इसकी तो हत्या की गई है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि ये तुम कैसे कह सकते हो? तो घर वाले बताते हैं कि उसके कान के पीछे चोट के निशान मिले हैं, हाथ पर रगड़ के निशान मिले हैं। जब ये सारी चीज़ें पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि देखो, डाउट तो हमें भी है, हमने डेड बॉडी आपके सुपुर्द कर दी है ताकि अंतिम संस्कार हो सके, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आई नहीं है। और जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी, यानी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब दोस्तों, उसके बाद में पुलिस वाले जो होते हैं वो भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगते हैं। इधर जो घर वाले थे ये भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगते हैं। फाइनली ये जो सब्र था, सब्र आखिरकार इनके काम आता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बहुत क्लियरली मेंशन था कि इस व्यक्ति का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि इसकी तो हत्या की गई है। दरअसल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये मेंशन था कि इस व्यक्ति की पत्थरों से और ईंट पत्थरों से कुचल कुचल कर इसकी हत्या की गई है। अब जैसे ये चीज़ें पुलिस को दिखाई पड़ती हैं तो ये मामला जो था पूरी की पूरी तरह पानी की तरह साफ़ हो जाता है। यानी ये मामला एक एक्सीडेंट का मामला नहीं था, बल्कि एक मर्डर केस था। अब दोस्तों, जैसे ही ये चीज़ें पुलिस वालों के जहन में बैठ जाती हैं कि अब ये जो मामला था जिसको हम लोग एक्सीडेंट समझ रहे थे वो एक मर्डर केस है, उसके बाद में पुलिस वाले अब अपनी छानबीन शुरू करते हैं। लेकिन छानबीन शुरू करने से पहले ये जो अशोक राम थे, इनके भाई से कहते हैं कि तुम एक 302 का मुकदमा दर्ज करा दो ताकि इस केस में हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकें, छानबीन कर सकें। उसके बाद में जो अशोक राम का भाई होता है तुरंत 302 का मुकदमा दर्ज कराता है और उसके बाद में पुलिस वालों से कहता है कि साहब, जितनी जल्दी हो सके जो भी कातिल है उस कातिल को आप लोग ढूंढ लीजिए, उसको सलाखों के पीछे पहुंचाइए, क्योंकि इस घटना ने हमारे परिवार को तोड़ के रख दिया है। हमारे परिवार पे तो मानो गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। पूरे घर के अंदर बहुत ही बुरा माहौल है। कम से कम हमें पता तो चले कि हमारा कौन दुश्मन है और कहीं ऐसा ना हो कि वो परिवार को आगे भी कोई नुकसान पहुंचा दे। लिहाजा उसके बाद में परिवार वालों से अब पुलिस वाले सबसे पहले पूछताछ करते हैं कि तुम्हें किसी के ऊपर कोई डाउट है क्या, किसी के ऊपर कोई शक है, किसी से कोई रंजिश, कोई दुश्मनी। क्योंकि अगर कत्ल हुआ है तो कोई रंजिश, कोई दुश्मनी, किसी के ऊपर कोई शक हो तो ये चीज़ें भी तो होना चाहिए। लेकिन जो परिवार वाले होते हैं वो कहते हैं कि साहब, हमें तो किसी के ऊपर कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि किसी से कोई ज़मीनी विवाद रहा हो या कोई आपसी रंजिश, कोई पुरानी रंजिश। तो जो परिवार वाले होते हैं कहते हैं कि साहब, ना हमारा किसी से कोई आपसी विवाद है, ना किसी से कोई रंजिश है, ना किसी से कोई पैसों का लेन देन है और ना हमें किसी के ऊपर शक है। हमारे भाई का कत्ल किसने कर दिया साहब, इसके बारे में हमारे पास में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब घर वालों की तरफ से जब इस तरीके की बातें पुलिस को बताई जाती हैं तो पुलिस भी समझ जाती है कि अब इस केस के अंदर हमें कोई भी क्लू मिलने वाला नहीं है। यानी इस केस को अगर पुलिस को सुलझाना है तो स्वयं अपने दम पर ही सुलझाना पड़ेगा। अब एक ब्लाइंड मर्डर था, इस तरीके से कत्ल हुआ था तो सुलझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन पुलिस के लिए एक मुश्किल, एक मशक्क़त ये भी थी कि जहाँ पर डेड बॉडी मिली थी वो थाना था सतबरबा थाना, जो कि पलामू ज़िले के अंतर्गत आता है। वहीं दूसरी तरफ जो एक दूसरा थाना है जो लातेहार ज़िले के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है मनिका थाना, यहाँ की डेड बॉडी है। अगर दोनों ही थानों के बीच का डिस्टेंस देखा जाए तो 70 to 80 किलोमीटर के आसपास है, यानी 70 से 80 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। और अगर कोई मामला सेम ज़िले का होता है तो पुलिस के अपने इनपुट रहते हैं, अपने मुखबिर रहते हैं। ऐसे में पुलिस उस व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटा सकती है। लेकिन दूसरे ज़िले में जाकर, दूसरे थाने में जाकर इस तरीके की इनपुट लगाना, इतने इस तरीके की मुखबिर एक्टिव करना, ये पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होता है। और दूसरे ज़िले में छानबीन करना, ये भी पुलिस के लिए एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग काम होता है। लेकिन पुलिस भी इस केस को बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग केस ले चुकी थी और किसी भी हाल में पुलिस इस केस का खुलासा करना चाहती थी। इसलिए पुलिस ने इस केस को सॉल्व करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। लेकिन दोस्तों, पुलिस इस केस को सुलझाना तो चाहती थी, लेकिन इस केस के अंदर पुलिस को शुरुआत कहाँ से करनी है इस बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन इसी बीच में जो अशोक राम होते हैं, उनका जो भाई था, जो पुलिस में कंप्लेंट लिखाई थी, जिसने 302 का मुकदमा दर्ज कराया था, वो पुलिस से कहता है कि सारी बातों के बीच में उसके भाई का जो मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन नहीं मिल रहा है।
अब जैसे ही मोबाइल फ़ोन की बात आती है तो पुलिस की आंखों में थोड़ी सी चमक आती है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के बारे में पुलिस ने तो सोचा ही नहीं था। इसलिए तुरंत जो सतबरबा थाने की पुलिस होती है मोबाइल नंबर लेती है। मोबाइल नंबर के आधार पर सबसे पहले लास्ट लोकेशन निकालती है कि मोबाइल नंबर इस समय कहाँ एक्टिव है, कहाँ पर उसकी लास्ट लोकेशन है। क्योंकि अगर मोबाइल नंबर मिल जाता है, मोबाइल मिल जाता है और लास्ट लोकेशन कहाँ की थी, तो हो सकता है वहाँ से कुछ खंगाला जा सके। लिहाजा लास्ट लोकेशन ऐसा कुछ तो पुलिस को कुछ ऐसा संदिग्ध मिलता नहीं है। लेकिन उसके बाद में पुलिस सोचती है कि चलो ठीक है, एक बार इस व्यक्ति की कॉल डिटेल्स में निकाल लेते हैं। और जैसे ही पुलिस कॉल डिटेल्स निकालती है तो इसमें कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा संदिग्ध मिलते हैं। यानी कुछ नंबर ऐसे थे जिन पे बातचीत हो रही थी, और कुछ नंबर ऐसे थे जिन पे इतने ज़्यादा गलत समय पे बातचीत हो रही थी जिनके साथ में नहीं होना चाहिए थी। दरअसल एक नंबर ऐसा था जिस पे लगातार बात हो रही थी। उस नंबर के बारे में जब पुलिस पता करती है तो ये पता चलता है कि ये नंबर तो चंपा देवी का है। अब चंपा देवी के बारे में पता किया जाता है कौन है, तो पता ये चलता है कि ये इसी मनिका थाने के क्षेत्रगत जो गाँव है, जिस गांव में ये व्यक्ति रहा करता था, अशोक राम, उसी गांव की एक बहू है। घर वालों को ये नंबर दिखाया जाता है और चंपा देवी के बारे में पूछा जाता है तो घर वाले कहते हैं कि ये तो हमारी चचेरी बहू है। यानी अशोक राम अपनी चचेरी बहू से क्या बातें करेगा इतनी रात को, ये समझ से बाहर है। लिहाजा पुलिस के सामने जब ये चीज़ें आती हैं तो पुलिस तुरंत समझ जाती है कि ये मामला प्रेम प्रसंग का है। लेकिन एक ससुर और एक बहू के ऊपर ऐसे पुलिस शक भी नहीं कर सकती थी। लिहाजा फिर पुलिस सोचती है कि चलो ठीक है, एक बार चंपा देवी से भी पूछताछ कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट बार जो कॉल की थी वो चंपा देवी ने ही की थी। अब जैसे ही चंपा देवी को पुलिस थाने बुलाया जाता है, पुलिस थाने बुलाने के बाद में चंपा देवी से पूछा जाता है कि तुम अशोक राम से बातचीत करती थी। जैसे ही ये बात चंपा देवी सुनती है वो कहती है कि नहीं, तो मैं तो बात नहीं करती थी। अब जो कॉल डिटेल्स है वो बोल रही है कि बातचीत करती थी, और इधर जो चंपा देवी है ये बोल रही है कि बातचीत नहीं करती थी। यानी दोनों चीज़ों में डिफरेंट है। कॉल डिटेल्स बता रही है कि बातचीत हो रही है, चंपा देवी अपने मुंह से बता रही है कि बातचीत नहीं हो रही है। यानी कुछ तो ऐसा है जो चंपा देवी पुलिस से छुपाने की कोशिश कर रही है। अब दो तरीके की बातें, यानी कॉल डिटेल्स और इस चंपा देवी की बात में फ़र्क। लिहाजा पुलिस को जिस क्लू का इंतज़ार था वो क्लू पुलिस पा चुकी थी। इसलिए पुलिस जो थी अब चंपा देवी के साथ में सख्ती दिखाती है और इससे कहती है कि देखो, अगर तुम सब कुछ सच सच बता दोगी, क्योंकि तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई हमें पता है, बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं, और अगर तुम सच सच बता दोगी तो तुम्हारे लिए आसानी है, वरना तुम्हारे ऊपर और धाराएं लगेंगी, तुम्हारी जो सज़ा है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। यानी चंपा देवी जब पुलिस से ये बातें सुनती है थोड़ा और घबराती है। अब चंपा देवी ऐसा भी नहीं था कोई पेशेवर कातिल थी, बार बार पुलिस के सामने उसका आना जाना था या फिर कुछ और। अब जब चंपा देवी चूंकि पहली बार पुलिस से सामना हो रहा था, ये बातें सुनती है, पुलिस लगातार हड़काती है उसको, तो चंपा देवी आखिरकार पुलिस के सामने टूटती है। और टूटने के बाद में दो नाम और लेती है। एक नाम होता है सुनील यादव का और एक नाम होता है कैला यादव का। लिहाजा पुलिस अब इन दोनों को अरेस्ट करने के लिए पहुंचती है। तो जो सुनील होता है ये तो पुलिस को मिलता है, लेकिन कैला पुलिस को नहीं मिलता है। अब उसके बाद में पुलिस सुनील को अरेस्ट कर पुलिस थाने ला चुकी थी। यानी चंपा देवी और सुनील ये दोनों पुलिस की अरेस्ट में थे, लेकिन कैला अभी गायब था। बहरहाल पुलिस वाले कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम दोनों सामने हो तो तुम दोनों ही अपनी कहानी सुना दो। उसके बाद में ये दोनों अपनी कहानी सुनाते हैं। जो चंपा देवी होती है ये पुलिस को बताती है कि कई साल पहले उसकी शादी सकेंद्र नाम के व्यक्ति से हुई थी। सकेंद्र जो कि इसी अशोक राम के पड़ोस में रहता है, और अशोक राम जो है वो सकेंद्र का रिश्ते में चाचा है। अब जब सकेंद्र से शादी होती है, शादी के बाद में 3 बच्चे हो जाते हैं। अब जब 3 बच्चे होते हैं तो परिवार में खर्चे बढ़ते हैं, ज़रूरतें बढ़ती हैं। तो उस हिसाब से वहाँ पर काम था नहीं जहाँ पर ये परिवार रहा करता था। इसलिए सकेंद्र अपनी पत्नी चंपा देवी से कहता है कि उसे काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाना पड़ेगा। जो चंपा देवी होती है वो भी अपने पति सकेंद्र की बात मानती है, कहती है चलो ठीक है, क्योंकि घर के खर्चे बढ़ चुके हैं, ज़रूरतें बढ़ चुकी हैं, तुम बाहर जाओगे, कम से कम बच्चों की अच्छी परवरिश हो जाएगी। उसके बाद क्या था, जो सकेंद्र था चंपा देवी का पति, वो बाहर काम करने के लिए चला जाता है। अब बाहर काम करने के लिए सकेंद्र जाता है। इसी बीच में चंपा देवी चूंकि अकेली हो चुकी थी, इसी बीच में इसकी नैन मटक्का इसके चचेरे ससुर अशोक राम से होती है। अशोक राम जिसकी उम्र लगभग 34 साल के आसपास थी, ऑलमोस्ट चंपा देवी का हम उम्र था, और यूँ कहें कि एक जवान पट्टा था, खूबसूरत था। तो चंपा देवी भी अपने ससुर पे अपना दिल हार जाती है। उसके बाद में चूँकि घर पे अकेली थी, ज़रूरतें थीं, मिलना मिलाना, शारीरिक सुख, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। उसके बाद में ऐसा होता है कि जो सकेंद्र होता है अपनी पत्नी चंपा को कॉल करता है, एंड कॉल करने के बाद में बताता है कि वो काम करने आ गया, तुम्हें घर पे परेशानी होती होगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने मायके चली जाओ। अच्छा, चंपा को ये बात काफ़ी पसंद आती है। उसके बाद में ये अपने मायके चली जाती है। जैसे ही ये अपने मायके पहुंचती है तो मायके पहुंचने के बाद में अब इसकी मुलाकात होती है अपने पुराने बॉयफ्रेंड सुनील यादव से। यानी शादी से पहले सुनील यादव बॉयफ्रेंड था, उसके बाद में सकेंद्र से शादी होती है
उसके बाद में नया बॉयफ्रेंड चचिया ससुर बनता है अशोक राम और पहला बॉयफ्रेंड। अब उसके बाद में ये जो चंपा देवी थी आए दिन अपने पति से बातचीत करती, चूँकि मायके आ चुकी थी। अब जो अशोक राम था उसको कमी खलती है, जिससे वो मोहब्बत करने लगा था अपनी चचेरी बहू से, तो उसको कॉल करता। कॉल करने के बाद में पूछता कि याद आ रही है, तुमसे मिलना है। दूसरी तरफ जो पुराना प्रेमी था सुनील यादव, वो भी बातचीत करता। अब जब सुनील यादव बातचीत कर रहा होता तो उस समय अशोक राम का फ़ोन आता। तो सुनील यादव पूछता भी कि किसका कॉल आ रहा है। तो ना चाहते हुए भी चंपा देवी जो होती है वो अपने प्रेमी सुनील यादव को बताती है कि मायके में ही, ससुराल में ही उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम अशोक राम है। रिश्ते में उसका ससुर लगता है, लेकिन मजबूरी में उसे उससे रिश्ते बनाने पड़े, चूँकि वो बोर हो रही थी, घर पर अकेली थी। लिहाजा सुनील होता है, कहता है चलो ठीक है, लेकिन आइंदा से अब इस अशोक राम से बातचीत नहीं होनी चाहिए। अब जो चंपा देवी थी वो कहती है ठीक है, नहीं करूँगी बातचीत। सुनील यादव भी तैयार था, चंपा देवी भी तैयार थी, लेकिन जो अशोक राम था ये तैयार नहीं था। ये किसी भी हाल में अपनी बहू यानी अपने भतीजे की जो पत्नी थी जोगेंद्र राम की, उससे फ़ोन करता। फ़ोन करने के बाद में कहता कि मिलना है, लगातार उसके ऊपर फोर्स करता। अब इन सारी चीज़ों से चंपा देवी और सुनील यादव ये कहीं ना कहीं ऊब चुके थे। जब ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो उसके बाद में ये लोग अब अशोक राम के कत्ल की प्लानिंग करते हैं। उसके बाद में जो चंपा देवी होती है ये 4 मार्च साल 2023 को अपने ससुर अशोक राम को कॉल करती है और कॉल करने के बाद में कहती है कि तुम मिलना चाह रहे हो। तो दरअसल आज उसके जो घर वाले हैं ये कहीं पर गए हुए हैं, तो अगर तुम्हें मिलना है तो घर पे आ जाओ, अकेली हूँ, शाम को आना, रात भर रुकना, उसके बाद सुबह को चले जाना, खाना खाएंगे, साथ में वक्त बिताएंगे। अब जैसे ही ये खुला पर अशोक राम सुनता है तो वो तो एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है कि इस तरीके से वो ओपन ऑफर उसको मिल रहा है। उसके बाद में ये सीधा अपनी गाड़ी उठाता है, घर वालों को बताता है कि वो फला फला गाँव जा रहा है, यानी बदल के किसी गाँव का नाम बता देता है। और उसके बाद में खुशी खुशी ये 8 बजे के आसपास इस चंपा देवी के घर पहुँच जाता है। चंपा देवी के घर पहुँचता है, लेकिन जब ये घर पहुँचता है तो उसी समय वहाँ पर सुनील यादव और सुनील यादव का एक रिश्तेदार कैला यादव, ये लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। अब उसके बाद में अशोक राम कुछ समझ पाता, इससे पहले ही ये अशोक राम के ऊपर हमला कर देते हैं। पीछे से उसके प्राइवेट पार्ट पर लात मारी जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट पार्ट पर अगर लात मारी जाए तो कितना ज़्यादा असहनीय दर्द होता है। इस दर्द की वजह से जो सुनील यादव होता है जो अशोक राम होता है ये वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद में ये उसकी डेड बॉडी को उठाते हैं। उठाने के बाद में उसकी डेड बॉडी को जंगलों के बीच से लेते हुए पहुंच जाते हैं पलामू ज़िला। और पलामू ज़िले में जो सतबरबा थाना है, इसी सतबरबा थाने के अंतर्गत एक घाटी आती है भलभटी घाटी। इसी भलभटी घाटी के पास जंगल में ये लोग पहुंचते हैं। तो उसी समय देखते क्या है कि ये जो अशोक राम है इसको होश आ रहा है। जब ये देखते हैं कि होश आ रहा है तो उसके बाद में उसके हाथ पाँव बांधते हैं। हाथ पाँव बांधने के बाद में पत्थर से उसके सर पर प्रहार किया जाता है। जब तक प्रहार किया जाता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। जब इन लोगों को ये कन्फर्म हो जाता है कि अब इस व्यक्ति अशोक राम की मौत हो चुकी है, उसके बाद में NS-39 पर ये उस डेड बॉडी को लेके पहुंचते हैं। वहाँ पर डेड बॉडी को इस तरीके से फेंकते हैं कि डेड बॉडी एक तरीके से ऐसा ना लगे देखने से कि इसका मर्डर किया गया, एक्सीडेंट ही लगे। थोड़ी दूर पर ले जाकर बाइक को फेंक देते हैं कि बाइक भी इस तरीके से गिरी होगी। और उसके बाद में उसका मोबाइल लेते हैं, चूँकि लास्ट बार कॉल सारी चीज़ें इन्हीं की हुई थी, सोचते हैं कि पकड़े जाएंगे, तो उसका सिम कार्ड वगैरह तोड़ के फेंक देते हैं और मोबाइल कहीं और ले जाकर ख़त्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस जब इस पूरे केस का खुलासा करती है तो इस केस के अंदर सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि जो चंपा देवी है, इसका जो पति सकेंद्र है, उसको पता ही नहीं है कि उसकी पत्नी ने उसकी पीठ पीछे क्या कर दिया है। यानी पत्नी अब सलाखों के पीछे है, पति को पता नहीं है। और जो चाचा है अशोक राम, उसकी मौत हो चुकी है। सुनील यादव भी जेल में है, कैले को अभी पकड़ा जाना बाकी है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें 2 बच्चे इस महिला के थे, चंपा देवी के, जो अपनी पूरी ज़िंदगी अब शायद इसी कुड़न में रहेंगे कि माँ ने क्या करा। बहरहाल दोस्तों, इस पूरी कहानी के बारे में आप लोग जो भी सोचें बताइएगा, लेकिन कमेंट्स के सिलसिले को पढ़ने का हम लोग आज के बाद में नया तरीका यूज़ करेंगे। हम लोग डेली आपके कमेंट्स नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम आप लोगों से एक सवाल पूछेंगे और जो लोग उस सवाल का सही जवाब देंगे बिना गूगल किए, वो तो आपके ऊपर है, आपकी ईमानदारी है कि आप गूगल करते हैं कि नहीं करते। और जो लोग भी सही जवाब देंगे, हम लोग जो हम कहानी आपको सुनाते हैं, तो अगले दिन कहानी में उन लोगों के नाम लिए जाएंगे जो लोग सही जवाब देंगे कमेंट्स के अंदर। तो आज का आप लोगों का जो पहला सवाल है, वो पहला सवाल ये है कि दोस्तों, भारत के अंदर जब T20 वर्ल्ड कप जब खेला गया था, भारत के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के अंदर जब T20 का पहला वर्ल्ड कप हुआ था, तो उस समय भारत के कप्तान कौन थे और भारत था वो फाइनल मैच किसके अगेंस्ट खेल रहा था?
और लास्ट जो ओवर था वो व्यक्ति कौन करा रहा था। यानी 3 चीज़ें आप लोग को इस वीडियो में बतानी है, इस कमेंट्स में बतानी है। भारत साल 2007 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भारत का कप्तान कौन था, भारत के अगेंस्ट फाइनल मैच में कौन था, यानी भारत किसके खिलाफ फाइनल मैच खेल रहा था, और लास्ट ओवर भारत की तरफ से कौन डाल रहा था। अपने जवाब कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बाकी जिन लोगों के भी कल के दिन सही जवाब होंगे, कल के दिन उन लोगों के कमेंट्स में पढ़ के सुनाऊंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।